हेलो स्टूडेंट, देखिए चैप्टर नंबर 5 का जो लास्ट लेक्चर था उसको आज फिनिश करते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ करी है जिसमें आपको साई एम म्यू आर एंड म्यू ऑफ सम मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बताया गया है। वैसे तो टॉपिक डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक का क्लासिफिकेशन सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, तो आपको क्लासिफिकेशन डिस्कस नहीं करवाया जाएगा। आज केवल इस टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्यूरी लॉज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको लेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल साई एम म्यू आर एंड म्यू ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, और एज वेल एज मटेरियल, उसका जो ससेप्टिबिलिटी है वो कितना होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी वो कितना होता है, एंड म्यू फॉर द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो देखिए डायमैग्नेटिक के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसको रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो म्यू की वैल्यू होती है बेटा म्यू नॉट से कम होती है। मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वह सब्सटेंस होता है जिसके लिए परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम से भी मीडियम में क्या होगा, कम होगा। अच्छा, म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, ऐसे तो म्यू आर को आप जानते हो म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है। तो यहाँ पर जो म्यू आर की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगी। यहाँ पर दिया गया है म्यू आर लेस देन 0 एंड म्यू आर ऑलवेज लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड म्यू आर लेस देन 1। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। क्लियर। अब मैंने आपको एक रिलेशन ड्रॉ करवाया है, द म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काई एम, यहां से आप निकाल सकते हो काई एम की वैल्यू होगी म्यू आर माइनस 1। इसका मतलब अगर मैं म्यू आर की वैल्यू 1 लेता हूं तो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। इसलिए जब म्यू आर की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी डायमैग्नेटिक केस में, तो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और म्यू आर की वैल्यू जब मिनिमम 0 होगी तो 0 माइनस 1, तो साई एम आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ये तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में बात करते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से क्या होते हैं, अपोज होते हैं। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कांटेक्ट में आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूर भागते हैं, ठीक है। सेकंड आएगा आपके पास पैरामैग्नेटिक, जो इसका सेकंड पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑर्डर पे, पैरामैग्नेटिक को लेंगे। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू की बात करते हैं। जो म्यू यहाँ पर लेस देन वैल्यू में था वो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ग्रेटर देन में हो गया। इसका मतलब वैक्यूम का जो परमेबिलिटी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, इसकी वैल्यू उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। उसके बाद म्यू आर की वैल्यू होगी 1 प्लस डेल से लेकर 1 के बीच में। इसका मतलब ये वैल्यू जो 0 से 1 थी, अब 1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर काउंट होगा। तो 1 से चले, 1 से लेकर कुछ अमाउंट, जैसे मान लो 1.5 हो गया, 1.4 हो गया, 1.04 हो गया, 1.02 हो गया, 1.2 हो गया, 1.1 हो गया। तो कुछ ना कुछ वैल्यू, एक मिडिल ऑर्डर की बात हो रही है, यहां से लेकर यहां तक म्यू आर काउंट होगा द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद अगर वैल्यू में 1 लेता हूं, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू आर, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। और अगर मैं मान लो यहाँ पर 1 प्लस समथिंग वैल्यू लेता हूँ, तो 1 प्लस समथिंग वैल्यू से 1 लेफ्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी। सपोज ये आपने 2 ले ली, क्लियर, और 2 ली तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब द ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक अमाउंट मटेरियल, इसकी वैल्यू 0 से 1 तक लाई करेगी। क्लियर। उसके बाद आता है फेरोमैग्नेटिक, जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से ज्यादा पाई जाती है। तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। डायमैग्नेटिक एक मैग्नेटिक फील्ड से निकलकर बाहर आ चुका है, रिमेनिंग वैल्यू है पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक के बाद आता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से अगर आप कोई मैग्नेट बनाना चाहते हो और सब्सटेंस को किसी हायर ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हो, तो ज्यादातर क्वांटिटी जो मैग्नेटाइजेशन मिलेगा वो आपको मैक्सिमम अमाउंट में मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक के अंदर साई एम इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है। इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी ऑर्डर फॉर अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज मोर ग्रेटर देन 1 से बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू होती है
इसकी वैल्यू आपको 400, 500, 300, 700, 600, 200 ऐसे वैल्यू मिल सकती है। और यहाँ पर वैल्यू की बात करते हैं म्यू की, जो वैक्यूम के केस में म्यू नॉट जो होता है उस म्यू नॉट के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा होती है। इसका मतलब म्यू फॉर इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज वेरी greater than of mu naught. Mu naught is related to the vacuum permeability और mu is related to the substance permeability. तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर म्यू नॉट के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में बात करेंगे तो म्यू आर दिया है, उस म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, मतलब म्यू आर 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए बात करें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर मैंने लिया 5 सपोज, तो इसके लिए ससेप्टिबिलिटी ऑर्डर क्या होगा 5 - 1 = 4। तो वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी फॉर रिलेटेड टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज greater than 1। क्लियर? तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है क्योंकि सीबीएसई ने आपको क्लासिफिकेशन से रिमूव किया है, क्लासिफिकेशन से आपको हटा दिया है, बट जो वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने पढ़ा है तो वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, आधे नंबर में या 1 नंबर में, या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ सकता है कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक से रिलेटेड ससेप्टिबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑर्डर क्या होता है और म्यू। तो इसलिए अपने को रिस्क नहीं लेनी, अपने को जहां तक पढ़ना है वहां तक अपन टॉपिक को कवर करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा आपका क्यूरी लॉ। क्लियर? हेलो स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर रीजन में 1600 एम्पियर अपॉन मीटर। क्लियर? अब एम्पियर अपॉन मीटर दैट इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में सिखाया है। तो अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है तब भी आप उसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया। साथ में दिया हुआ है फ्लक्स 2.4 × 10⁻⁵ वेबर क्रॉसिंग फ्रॉम दिस एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब साथ में क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी फॉर दिस सब्सटेंस, आयरन सब्सटेंस यहां पे पुट किया है, और व्हाट इज द ससेप्टिबिलिटी फॉर दिस गैस। ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर एरिया है तो 0.2 व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ मीटर स्क्वायर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर? सबसे पहले आपको जो वैल्यूएशन फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू बी फाइंड आउट करनी है। देखो जरा, वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इन मैक्सिमम ऑर्डर, तो फाई बराबर क्या होता है, बी डॉट ए होता है, वहां से फाई बराबर हो गया बी इंटू एरिया। क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, फाई अपॉन एरिया। क्लियर? फाई की वैल्यू क्या है 2.4 इंटू 10⁻⁵ अपॉन एरिया 0.2 इंटू 10⁻⁴ दैट इज, अब ये काउंट जो हो रहा है वो वेबर में हो रहा है, तो ये हो गया वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो टेस्ला में होती है, तो आप यहाँ पे टेस्ला को भी नोट कर सकते हैं। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 10⁻⁴, तो ये इससे कटेगा तो 10⁻⁻1 बचेगा, और इसकी वैल्यू 2 से कैंसिल आउट होगी तो 12 टाइम्स। इसका मतलब b आपके पास आ रहा है 12 इंटू 10⁻⁻1 टेस्ला, तो व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ सर 1.2 टेस्ला। क्लियर? अब बात करते हैं अपन म्यू की, जो किसी पर्टिकुलर मटेरियल से रिलेटेड है। तो स्टेप नंबर 1 में आपने b कैलकुलेट किया है। अब चलते हैं बेटा म्यू के पास। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर, ये स्टेप नंबर 2 यहां से स्टार्ट हो रही है, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज गेन करने के लिए या मैग्नेट बनाने के लिए आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो इन ऑर्डर ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बिहाफ पे आप इस वैल्यू को
b से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द म्यू h। मैंने आपको जब डेरिवेशन कराया था तो वहां पे एक टर्म्स लिखी थी, टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड। एक बार वो रिमाइंड कर रहा हूं, B इज इक्वल टू B नॉट प्लस BM, यही लिखा था। व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ B नॉट, ये तो हो गया आपका अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो ऑलरेडी सब्सटेंस में है और सब्सटेंस के नियर बाय है। और व्हाट इज द BM, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के कारण, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के कारण जो B सब्सटेंस में जनरेट हुआ था उसे आपने BM से डिनोट किया था। और इस BM को वहां इक्वेशन में B म्यू नॉट H और म्यू नॉट I से डिनोट किया था। क्लियर? तो यहां पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जिसमें आपने आयरन रखा है, तो अपन क्या लेंगे, इस B को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंस आ गया, यहाँ पे वैक्यूम नहीं है। इसका मतलब जब B नॉट बराबर वहां पे म्यू नॉट H होता है तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू H हो जाएगी। इन केस ऑफ सब्सटेंस और मैग्नेटिक सब्सटेंस जो दिया गया है वो यहाँ पे क्वेश्चन में आयरन दिए गए हैं। तो व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ म्यू, सर B अपॉन H। क्लियर? B की वैल्यू आपके पास आई है 1.2। व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ H, सर 1600। क्लियर? अब ये तो हो गया एम्पियर अपॉन मीटर। वैसे भी म्यू जो क्वांटिटी होगी वो म्यू क्वांटिटी होगी पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ टेस्ला अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, एम्पियर अपॉन मीटर। तो ये हो जाएगा एक तरह से इसको देख लीजिए, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर एम्पियर इनटू मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो व्हाट एवर द यूनिट, सर वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो वेबर अपॉन एम्पियर मीटर में काउंट होगी। क्लियर? अब इसको सोल्व आउट करते हैं। यहां से देखो सबसे पहले सर म्यू इज इक्वल टू पॉइंट उठाया, ये हो गया 12 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर? अब 12 अपॉन 16 को सोल्व करेंगे तो ये कटेगा 3/4, तो ये हो गया 3 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -3। ये वैल्यू ऑफ यूनिट, फिजिक्स में यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। द म्यू वैल्यू 0.75 इंटू 10 की पावर -3, ये वैल्यू हो जाएगी वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। अब देखिए बेटा, इस वैल्यू को और सिंपलीफाई करते हैं। द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 की पावर -4 वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। ये आपका जो म्यू कैलकुलेट करने का ऑर्डर था वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। कैसे गए, रिपीट करते हैं। H मैग्नेटाइजिंग फील्ड गिवन है, फ्लक्स एरिया काउंट है, आयरन रोड रखी है, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। सबसे पहले क्या काउंट करना है, म्यू काउंट करना है। उसके लिए आपको B निकालना था। द वी नो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स इन मैक्सिमम ऑर्डर। वैसे तो क्या होता है, 5B की जो वैल्यू होती है वो B डॉट A होता है, और मैक्सिमाइज एरिया होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू टोटल एरिया लेंगे। द B इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहां से जो B निकल के आया है उस वैल्यू को यहां से आप यहां आ गए, द B की वैल्यू आई है 1.2 टेस्ला। अब इसके बाद आपने क्या किया, B इज इक्वल टू म्यू H लिया। अगर B इज इक्वल टू म्यू H लेंगे तो म्यू की वैल्यू जो सॉल्व करने पर आ रहा है 7.5 इंटू 10 की पावर -4 वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। दैट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। अब सेकंड सॉल्यूशन क्या निकालना है, ससेप्टिबिलिटी भी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन ऑलरेडी CBSE में पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी। चलो अब इसको कंटिन्यू सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। देखिए आपका जो नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 है, उस स्टेप नंबर 2 में आप नोट करेंगे, सर वी नो दैट अकॉर्डिंग टू रिलेशन म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई n। क्लियर? फाइंड आउट जो करना है उसकी वैल्यू क्या लेंगे अपन, काउंट करेंगे साई n। सर 1 माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू आर -1। क्लियर? क्योंकि म्यू आर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस साई n, तो म्यू साई n की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू आर -1। इसको रिप्लेस कर दो, सर ये मिलता है म्यू अपॉन म्यू नॉट -1। क्लियर? अब इसको सॉल्व आउट करना है। इसकी जो वैल्यूएशन होगी, वैल्यूएशन देख लीजिए 7.5 इंटू 10 की पावर -4 और ये होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 -1। क्लियर? 4 पाई की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा 7.5 इंटू 10 की पावर -4, 4 पाई 3.14 मतलब 12.58 इंटू 10 की पावर
-7 दैट -1। क्लियर? अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो ये 10⁻⁴ है, 10⁻³ है, तो ऊपर हो जाएगा 1000। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो तो हो गई 7.5 डिवाइडेड बाय 5 into 1000 -1। क्लियर? इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूएशन आएगा 7500। देखिए वैल्यू हो जाएगी 7500 डिवाइड बाय 12.58 -1। क्लियर? इसका जो नियर बाय वैल्यूएशन आएगा वो आएगा 597.1 -1। द वैल्यूएशन इज 596.1। क्या वैल्यू आएगी? 596.1। पूरा रेड ओवर। देखिए स्टूडेंट, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्लियर? ये अपना लास्ट टॉपिक है आज का, और अपना जो चैप्टर है वो भी यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद मैं आपको केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन वगैरह करने के लिए बोलूँगा। तो क्यूरी लॉ के यहाँ पे बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एक चीज बताई है कि देयर आर द सम मैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट and ferromagnet. Clear? Three type of magnetic materials are available in the section of classification of magnetic material. तो classification मतलब what is the dia, what is the para, what is the ferro, and which what type of property, what type of nature will have it. तो ये तो क्या हो गया, आपके हटा दिए गए हैं। लेकिन आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यूरीज लॉ, ये 12th के इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से या तो क्वेश्चन डेफिनेशन में आता है या फिर यहाँ पे पूछा जाएगा ओनली न्यूमेरिकल। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्यूरीज लॉ, ये एक तरह से जो स्टेटमेंट देने वाले थे या जो डिस्कवरी करी थी वो क्यूरीज कपल था। मैडम क्यूरी उसमें ज्यादातर योगदान था। तो क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म, यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि द ससेप्टिबिलिटी इज रिलेटेड टू द chi m एंड द ऑर्डर ऑफ दिस डिक्रीजेस when temperature of any substance will be increases। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वहां पे उसकी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी occurs due to the susceptibility will be decreases। तो इसके बेस पे बात करेंगे then what is the Curie's law segment will be proved according to the mathematical phenomena। चलो इन्होंने जो ऑर्डर दिया है अकॉर्डिंग टू द क्यूरीज लॉस फिनोमेना द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा इन्होंने बोला है कि द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इज इनवर्सली 1 टेम्परेचर ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका मतलब I क्या हो गया बेटा, A इनवर्सली 1 टाइम हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टेम्परेचर हो गया, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो सेकंड दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, दैट इज द B/T। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उस प्रीवियस लेक्चर के बेस पे आपको ये सिखाया गया था कि द मैग्नेटिक ऑर्डर ऑफ द फील्ड इज डिपेंड ऑन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसका मतलब आपको क्या पुट करना है, द B is equal to mu H, तो B is directly proportional also magnetic field is directly proportional to the magnetizing field। इसका मतलब B की जगह क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ये हो जाएगा इंटेंसिटी ऑर्डर I is directly proportional to the H/T। क्लियर? अब यहां से आपको क्या करना है, एक तो ग्राफिकल ऑर्डर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, द H/T मैग्नेटाइजिंग फील्ड विद रेफरेंस टू द टेम्परेचर। तो यहाँ पे फिर आपने इसको अरेंज किया, द I/H इज इनवर्सली 1 टाइम। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I/H? देखिए ये I यहाँ पे करंट नहीं है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग एंड दैट इज द फील्ड ऑफ मैग्नेटाइजिंग इज इक्वल टू द ससेप्टिबिलिटी। इसको रिप्लेस किया, इसका मतलब psi m इनवर्सली 1 टाइम। और यही जो पॉइंट है वो क्यूरी लॉज ने एक्सप्लेन किया था। क्यूरी जो दंपति थी उसने ये बोला था कि अगर आप कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हो, जैसे मान लो आपने आयरन लिया,
क्लियर। अब उस आयरन को आप क्या दीजिए, टेम्परेचर दीजिए। तो टेम्परेचर देने पर वो आयरन जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने पर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम हो जाएगी। और कब तक घटेगी, या तो वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। आप किसी भी नॉर्मल मैग्नेट को लीजिए, उसे आप टेम्परेचर दीजिए, टेम्परेचर देने पर उसका मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या आती है, कमी आती है। क्लियर। तो ये यहाँ पे the susceptibility order of any magnet is inversely 1 upon temperature of the magnetic substance, and this statement is given by Curie's couple, that is the Curie law of magnetization. Clear? इसी के बाद यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी एंड ऑर्डर ऑफ फील्ड का रेशियो जो दिया गया है वो इक्वेशन आपके पास है। इक्वेशन आपके पास है I इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h अपॉन t। इसके ग्राफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया h अपॉन t मैग्नेटाइजिंग फील्ड विद टेम्परेचर ऑर्डर, और ये हो गया मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो ये ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होगी, h अपॉन t के बेस पर बढ़कर फिर उसके बाद में क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट मतलब सैचुरेशन लेवल को गेन कर लेगा। तो ये क्यूरीज लॉ का स्टेटमेंट है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन मैं थ्योरेटिकल वे पे भेजूंगा जिसमें केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। जैसे मान लो एक नॉर्मल फिनोमेना लेते हैं, ये तो केवल आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद मैं न्यूमेरिकल भी भेजूंगा। जैसे बेटा मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ यहाँ पे, केवल एक नॉर्मल फिनोमेना के तौर पे। देखो जैसे मान लो आपने ये देखा, ये होता है 1 अपॉन t और ये होता है साइन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे माना कि दो सब्सटेंस आ गए, तो आपको पता है द ससेप्टिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो tan थीटा बनेगा वो tan थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय दिस। क्लियर। तो आपने जो एक्सेलरेशन वगैरह के जो क्वेश्चन किए थे थीटा 1 थीटा 2, उसके बेस पे आप इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन थी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द B, तो इसका भी क्वेश्चन आपके पास हो सकता है ये हो गया। अब B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट H या म्यू H, तो इसका भी क्वेश्चन आपके पास हो सकता है दो सब्सटेंस के कंपैरिजन के लिए। तो ये सब आपको स्लोप वैल्यूएशन सॉल्व करना है, और ये वैसे भी विद सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है जिन्हें आप लोगों को पढ़ने, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, या फिर मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा डायरेक्ट। तो चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते आपने 5 चैप्टर को पूरा कर लिया है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे से होगी, तो चैप्टर नंबर 5 का वर्क है वो कल तक कंप्लीट कर लेना। और ईएमआई जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा फर्स्ट बुक का, वो ईएमआई मोस्ट ऑफ मोस्ट 5 to 6 डेज का है, क्योंकि छोटा चैप्टर है। तो ईएमआई को आपको अच्छे से पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक नया सीखने को मिलेगा आपको ना। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए पहले से ऑल द बेस्ट।